गुड मॉर्निंग। मैं राम प्रभु विश्वकर्मा। बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने सबको जो है तबाह कर दिया। आज उसी का कारण है कि आज सरकार जो है कह रही है कि बच्चों को सभी अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाएं। तो आज मैं आप लोगों को पहली जो वीडियो है मैं बताने जा रहा हूँ, और यह सबसे पहले मैं कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राओं को मैं यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, हिंदी में इसके पहले मैं अप्रैल और मई में जो हम लोगों का क्लास चला, सारे लोगों को मैं व्याकरण संबंधी जो भी चीज़ें थीं जो परीक्षा में आती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को अवगत करा दिया या बता दिया हूँ। अब जो है जुलाई महीने से अब आप लोगों को हम विषय से ही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, और जो भी बताएंगे इसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनिएगा, पढ़िएगा और इसे विषय पर भी लिखिएगा। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हिंदी गद्य का विकास, यानी हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी गद्य का विकास जो है भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग में हुआ। देखिए, हम पूछते हैं, कहते हैं कि हिंदी के जनक कौन है, ठीक ना? तो आप लोग कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, हिंदी गद्य का जो विकास है वो भारतेंदु युग में तथा द्विवेदी युग में, यानी सबसे पहले जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक ना, हम कहते हैं। तो इन्होंने जो है हिंदी गद्य का विकास जो है भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग में हुआ। अब कैसे हुआ, ठीक ना, इसके बारे में हम आप लोगों को जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक ना, इसके माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, लिखा है हिंदी गद्य का आविर्भाव, ठीक ना। आविर्भाव 19वीं शताब्दी, मतलब आज़ादी जो जब हम लोगों को मिली, ठीक ना, 19वीं शताब्दी में, तभी से देखिए कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का आविर्भाव, यानी आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नव जागरण, देख रहे हैं ना, नव जागरण माने नया माने युग में, या नव जागरण काल मीन्स आप लोग जानते ही हैं समय, ठीक ना। नव जागरण काल में हुआ था, ये जान लीजिए। हिंदी जो है गद्य का आविर्भाव, ठीक ना, 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में हुआ था। समझा गया ना? इसके बाद देखिए, जब हमारा देश, देख रहे हैं ना, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों यानी जो समस्याओं से जो जकड़ा हुआ था। देखिए, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वह बिल्कुल एकदम सब्जेक्ट यानी विषय से एकदम बिल्कुल सटीक होगा, जान लीजिए। तो आप लोग इसको विशेष
और इसी जो हम इसको बता रहे हैं इसी में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। समझ में आ गया ना? तो हम प्रश्न भी लिखा देंगे, लेकिन इसको आप लोग जानिए पहले। समझ में आ गया ना? तो देखिए, कह रहे हैं कि जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त यानी होता हुआ, यानी जो समस्याओं से जो जकड़ा हुआ था उसे यानी छुटकारा, मुक्त माने क्या होता है? छुटकारा ना, छुटकारा होता हुआ पश्चिम से आती हुई, ठीक है ना, पश्चिम से आती हुई नवीन, नवीन माने नया, नवीन संस्कृति चेतना, जानते ही हैं चेतना माने यानी जागरूक, यानी किसी चीज के बारे में सजग हो जाना, ठीक ना। तो कर रहे हैं कि सांस्कृतिक चेतना की लहरों, ठीक है ना, लहरों को आत्मसात कर रहा था। आत्मसात का मतलब उन बुराइयों को धीरे धीरे क्या समाप्त कर रहा था, जान लीजिए। तथा आत्मसात कर रहा था तथा आधुनिक विचारों, देख रहे हैं ना, देखिए आधुनिक विचारों कामा, देख रहे हैं ना, आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति, यानी आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति एवं, देख रहे हैं ना, नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे। जब लोगों को यानी लेखकों ने, समझ रहे हैं ना, जब बताना शुरू किया कि हम लोग को कैसे लोग सता रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि उन, देखिए यहां समझ लीजिए विचार, यहां देख रहे हैं आधुनिक विचारों, यानी जो अच्छे, जो महान लेखक थे, जो वैज्ञानिक थे। नवीन शिक्षा पद्धति का मतलब होता है नई शिक्षा पद्धति। आप देख रहे हैं कि आप एक एक नई नई शिक्षा को सरकार मैंने अपना रही है, तो करें नवीन शिक्षा पद्धति एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों। कोई किसी को, ठीक ना, कोई भी जो भी समस्या कहीं आती है तो उसको महान व्यक्तियों ने ही बताया है कि यह समस्या का निदान ऐसे होगा, तब लोगों के समझ में आया, तो उन लोगों का क्या हुआ? सुधार हुआ। तो देखिए इन लोगों से हम लोगों का सुधार हुआ, तो कह रहे हैं नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन, देख रहे हैं, नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन, देख रहे हैं ना, शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। उस समय हमारी जो भी मैंने शासन व्यवस्था जो मैंने चल रही थी, वह भी सभी लोग गद्य के नवीन, यानी गद्य, जो गद्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम जो कुछ भी अपने बताते हैं आप लोगों को, जो कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं, बात करते हैं, वह क्या है? गद्य है, ठीक ना। तो उन गद्य नवीन यानी गद्य भाषा के नए नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। समझ में आ गया ना? इसके बाद कह रहे हैं कि तब देखो, तब 19वीं शताब्दी में, इतना करने के बाद 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बन हिंदी गद्य के रूप में अवतरित हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद, इतने लोगों के मेहनत करने के बाद, तब जो है 19वीं शताब्दी में, ठीक है, आधुनिकता का संवाहक बन, समझ आया ना, हिंदी गद्य का अवतरण हुआ।
समझा गया ना। इसके बाद नीचे है 10वीं। तब हम जो है आज हम हिंदी गद्य की बात कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हम आपस में बातचीत करते हैं वह क्या है, वह गद्य है, ये जान लीजिए। जो दिन भर हम जो कुछ बार बार बताते हैं आप लोगों को कि हम अपने मुंह से जो कुछ भी, कभी भी हम पद्य में बात नहीं करते हैं, जान लीजिए। कभी भी हम पद्य में नहीं बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो गद्य में बात करते हैं। समझ में आएगा ना। तो देखिए तब जो है यानी 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बन हिंदी का अवतरण हुआ। समझ आया ना। जिसको हम लोग तब से और आज या जब तक या धरती पर लोग रहेंगे तब तक पढ़ेंगे, जान लीजिए। तो इसके बाद आपका आता है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग। जैसे हिंदी जो गद्य का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी, समझ रहे ना, राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। और राजस्थानी गद्य, ठीक ना, राजस्थानी गद्य 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, 10वीं जो है 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं, समझा ना, एवं अनुवाद ग्रंथों, जो पहले के जो दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं एवं अनुवाद ग्रंथों में देखने को जो मिलता है, हम पहले के जो भी ग्रंथ जो लिखे गए हैं, समझा ना। पहले कुछ नहीं मिलता था तो लोग पत्तों पे लिखा करते थे, समझ में। वो सारी चीजों को जब हम देखते हैं और उन ग्रंथों को जब हम माने देखने को मिलता है, समझा, मिलता है तो ब्रज करें मिलता है तो ब्रज भाषा, देख रहे हैं ना, ब्रज भाषा के गद्य का माने वह, इसका मतलब हुआ कि यह यानी अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। यानी 10वीं शताब्दी में जो कुछ भी, यानी जो 10वीं शताब्दी के दानपत्रों, परवानों, टीकाओं एवं अनुवाद ग्रंथों में देखने को क्या मिलता है, यानी जो कुछ भी पुरानी, समझे ना, जो कुछ भी हम लोग पुराने जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह इन्हीं राजस्थानी गद्य के 10वीं शताब्दी में मिलते हैं। और देखो करे ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात संबद्ध कर रहे हैं। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात, यानी जब यह ब्रज भाषा का सूत्रपात हुआ तो संबद्ध 1400, देख रहे हैं ना, संबद्ध 1400 के आसपास हुआ। संबद्ध यानी संबद्ध का मतलब वही, जैसे एक संबद्ध का मतलब यह होता है, बताते रहे हैं आपको कि साल में संबद्ध का मतलब होता है कि साल में जब एक बार, ठीक ना, क्या होली जब आती है तो जो हम सम्मत जलाते हैं और जलाने के बाद, समझ रहे हैं ना, और होली हम मनाते हैं तो उसी के बाद, ठीक ना, जो नया जो साल मैंने स्टार्ट होता है उसी को हम संबद्ध कहते हैं। यानी साल के बाद एक साल जब बीतता है तो वह संबद्ध, जैसे मान लीजिए 1400 है तो जैसे मान लीजिए 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऐसे करके बदलता रहता है। यानी संबद्ध का मतलब होता है कि जब, यानी संबद्ध जब हम जला लेते हैं और जलाकर होली मनाते हैं उसे ही हम क्या संबद्ध करते हैं। तो 1400 के आसपास हुआ। और कृष्ण, देखिए कृष्ण भक्ति धारा लिखा है कि कृष्ण भक्ति धारा के भक्त कवियों, समझ ना, भक्त कवियों ने उनके विकास एवं संवर्धन में विशेष
योगदान दिया। जैसे मान लीजिए कि जो भी कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण के बारे में, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं सबसे पहले सूरदास का आप लोग नाम जानते हैं, ठीक है। सूरदास जी हैं, ठीक, मीरा जी हैं, ठीक है, रसखान जी भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम सूरदास यानी उन्होंने किस भाषा में कृष्ण के बारे में बताया, तो ब्रज भाषा। किस बारे में, किस भाषा में, ब्रज भाषा में। यानी कृष्ण भक्त धारा के भक्त कवियों ने उनके विकास एवं संवर्धन में विशेष योगदान दिया, ठीक है। यानी उनके बारे में बताया तमाम कवियों ने, यानी बताया है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि सूरदास हुए, मीराबाई हुई, ठीक ना, बिहारी जी हुए। तो ये सभी लोग कृष्ण यानी ब्रज भाषा में, ठीक ना, कृष्ण के बारे में बताए हैं, समझा ना। तो इसके बाद आपका ये नीचे 17वीं शताब्दी तक, यानी 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई जो रचनाएं मिलती हैं, समझा ना। 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई जो रचनाएं मिलती हैं उसमें देख लीजिए, उसमें जो है गोस्वामी विठलनाथ का, ये गोस्वामी विठलनाथ क्या है, लेखक है, ठीक ना, का रचना है श्रृंगार रस मंडन। यानी गोस्वामी यानी 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई जो रचनाएं मिली हैं उनमें देखिए गोस्वामी विठलनाथ का है रचना श्रृंगार रस मंडन, समझा ना। इसके बाद गोकुल नाथ जी के, यानी ये जो है क्या है, ये लेखक हैं, समझा ना। इनकी रचना जो है ये है। फिर इसके बाद दूसरे लेखक हैं गोकुल, ठीक ना, नाथ जी। गोकुल नाथ जी की रचना है 84, देख रहे हैं ना, वह 84 वैष्णव की वार्ता। देख रहे हैं दोनों तरफ से काम में बंद है, देख रहे हैं ना, ये जो है वार्ता, समझा ना। इसके बाद इनकी एक रचना और है, और 252 वैष्णव की वार्ता, समझा ना। यानी ये जो है गोकुल नाथ जी की ये रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसके बाद अगला है नाभा दास जी, देख रहे हैं ना, ये लेखक हैं नाभा दास जी। इनकी रचना है अष्टयाम, देख लीजिए, ठीक है। इनकी रचना क्या है, अष्टयाम। फिर जो है वैकुंठ, क्या है, वैकुंठ मणि शुक्ल, वैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है अगहन महात्म्य, क्या है, अगहन महात्म्य। और इनकी एक रचना और है वैशाख महात्म्य, देख रहे ना। वैकुंठ मणि की रचना है अगहन महात्म्य और दूसरा है वैशाख महात्म्य। तथा लल्लू, देख रहे हैं ना, तथा लल्लू लाल लेखक, यह जो है लल्लू लाल की रचना है माधव विलास, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ऐसे जो है आज मैं कक्षा 9th के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी गद्य के विकास के बारे में हम आप लोगों को बताएं। इसको आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसे देखकर इसे लिख भी लीजिएगा और इसे पढ़िएगा। आगे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। धन्यवाद।